ओके, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। सो हमने अभी तक मोबाइल कंप्यूटिंग कवर कर लिया था इन पार्ट नंबर ई, एंड वी हैड आल्सो कवर्ड वर्चुअलाइजेशन. सो विल स्टार्ट विद द ग्रिड कंप्यूटिंग पार्ट and then we'll go and discuss the green computing. Let's start with the grid computing part first. As I told you, grid computing, green computing, cloud computing are very important from exam point of view because यहाँ पर अभी तक थोड़े कम questions पूछे गए comparative terms के अंदर. ठीक है, let's start with the grid computing concept. Now what is grid computing in simple terms? See, as I told you, virtualization was the basic concept जिसके ऊपर उन्होंने grid computing scenario को develop किया कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, rather than using them independently, if you have a consolidation option, मतलब आप उनको okay, so we'll restart the grid computing once again. So grid computing technically means that आपके पास जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, why not connect all of them through a network in such a way that उनका एक अच्छा कंसोलिडेशन हो जाए. एंड कभी कभी ऐसा होता है दैट लेट्स से इफ यू हैव 100 कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आउट ऑफ 100 ऐसा कुछ 40-50 रहेगा जिनका बहुत एक्सेसिव यूसेज होता है, और जो बचा हुआ 50-60 उनका कम यूसेज होता है कंपैरेटिवली. सो सम ऑफ योर रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड एंड सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली ओवर यूटिलाइज्ड. टू हैव अ बैलेंसिंग इफेक्ट एंड टू एंश्योर कि वो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज व्हेन ग्रिड कंप्यूटिंग कम्स इनटू पिक्चर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, rather than spending more money on buying newer computing resources, why not make better utilization of your existing resources? Now this started with smaller organizations. Now we have organizations across the world where a grid computing can be created anywhere geographically. There is no geographical limitation at all. But yes, originally maybe एक LAN के थ्रू या एक टोपोलॉजी के थ्रू आपने नोड्स को, मतलब आपके डिवाइसेस को कनेक्ट किया था. दैट वाज द ओरिजिनल एसेंस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. कैन यू सी एन एग्जांपल कि यार लिटरली आपके अलग अलग जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो इन सच अ वे दैट दे ऑल आर वर्चुअली वन सिंगल डिवाइस, एंड उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो. तो बेसिकली क्या है कि जहां पर अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है और जहां अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका बैलेंसिंग इफेक्ट आसानी से हो सकता है. कोई भी नया रिसोर्सेज खरीदने से पहले आप एग्जिस्टिंग अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल कर पाओगे. इसी पर्सपेक्टिव से ग्रिड कंप्यूटिंग को बनाया गया था. कैन आई से वर्चुअलाइजेशन लाइज एज अ बेसिस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. बिना वर्चुअलाइजेशन के ग्रिड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट वर्क ही नहीं कर पाता. देखो जरा ध्यान से क्या बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग. देखो, the computing resources in most organizations are underutilized but they are necessary for certain operations. So the idea of grid computing is to make use of such non-utilized computing power by the needy organization, ताकि आपका जो आपका overall ROI है on that computing resources वो significantly improve होगा. देखो, it is a computer network in which each computer's resources are shared with every other computer in the system, ताकि सर ओवरऑल वो एक दूसरे के रिसोर्सेज का शेयरिंग की वजह से यूटिलाइजेशन बेटर कर पाएंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएंगे. सी इन द आइडियल ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम, each resource or every resource is shared, turning a computer network into a powerful supercomputer. So rather than buying a powerful supercomputer, why not convert your existing resources into a supercomputer, ताकि आप उसको अपने पर्पसेस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो. जरा नीचे आओ, बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. और मेरे को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अगर मोबाइल कंप्यूटिंग में जैसे लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आया था, वैसे बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग पे एक अच्छा 5 मार्क 6 मार्क क्वेश्चन बन सकता है. फर्स्ट एडवांटेज देखो क्या है, जो आपको हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है उनका बेटर इस्तेमाल होगा. सी, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. देखो, this will help you to exploit those unutilized resources and thus have the possibility of sustainably substantially increasing the efficiency of resource usage, because इससे आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस होगा, एंड ओवरऑल जो क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली एनहेंस होगा. नेक्स्ट चीज, रिसोर्स बैलेंसिंग. ये पॉइंट नंबर ए से ही कनेक्टेड है. रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब क्या है, मैं बोला 10 डिवाइसेस है, 5-6 का बहुत बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं कहीं ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, बाकी 3-4 ऐसे आइडल पड़े हैं. तो कहना इससे हम हमारा जो काम है उसका वर्कलोड को बैलेंस आउट कर देंगे. देखो, फॉर एप्लीकेशंस दैट आर ग्रिड इनेबल्ड, द ग्रिड कैन ऑफर रिसोर्स बैलेंसिंग इफेक्ट बाय शेड्यूलिंग ग्रिड जॉब्स on machines which have low utilize. ये ना एक इंसान जैसे काम कर रहा है, जैसे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सम ऑफ देम आर सिटिंग आइडल, सम ऑफ देम आर गेटिंग ओवर यूटिलाइज. तो आप क्या करते हो, बैलेंस आउट करते हो. उसी तरीके से इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को भी आप बैलेंस आउट कर सकते हो.
ऑब्वियसली, क्योंकि आप सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करोगे तो आप ओवरऑल एक पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी क्रिएट कर लोगे। मतलब नाउ सीपीयू कैपेसिटी इज नॉट लाइक इंडिविजुअल कंप्यूटिंग डिवाइस, नाउ इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो जो अनयूटिलाइज पार्ट है उसको आप बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, जितने भी हमारे वर्चुअल मशीन्स है, रिसोर्सेज है, वो सब के सब कोलैबोरेट हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। देखो, grid computing provides an environment for collaboration or consolidation among a wider audience. Can I say virtual organization can share their resources such as data, their devices, software, services, licenses. कोई भी restriction नहीं होगा, मतलब टेक्निकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज ना एक कंसोलिडेशन लेवल पे आ जाएंगे ताकि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, कैन यू सी, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। सो इट्स नॉट जस्ट द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ में जो नेटवर्क वाला पार्ट हो गया, जो स्टोरेज वाला पार्ट हो गया, वो सब कुछ कंसोलिडेट हो जाएगा एकदम। एंड रिलायबिलिटी बहुत इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा? बिकॉज अगर आपको लेट्स से कोई एक इंपॉर्टेंट जॉब के लिए कोई एडिशनल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, तो अभी आप क्या कर रहे थे, अगर आपके पास में एग्जिस्ट नहीं कर, आप थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे, अभी वो करने का जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग ही अपने खुद के रिलायबल दूसरे प्रोसेसर्स के साथ में ये काम करा सकते हो। दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करो ताकि वो रिलायबल रहेगा आपके लिए, एंड एक बेटर मैनेजमेंट होगा। कैसे मैनेजमेंट होगा? आई विल बी एबल टू सी ऑल माई रिसोर्सेज ऑन वन सिंगल डैशबोर्ड, ताकि मैं डिसाइड कर सकता हूं इस डैशबोर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप करके कि भैया ये जो नॉड है, मतलब ये जो डिवाइस है मेरा, ये काम एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला डिवाइस ये काम एग्जीक्यूट करेगा, एंड आई कैन कीप अ ट्रैक। और सडनली अगर कोई डिवाइस फेल होता है तो इमीडिएटली वो शिफ्ट डाउन हो जाएगा टू अनदर डिवाइस, ताकि मुझे ये जो लैग आएगा बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसिंग चल रहा है, उसको ड्रॉप करके नया स्टार्ट करने का जरूरत नहीं होगा। जैसे वो ड्रॉप होना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नॉड जो आइडल है उसको पिक करके शुरू कर देगा इन अ रियल टाइम बेसिस। ये मेरा ग्रिड कंप्यूटिंग का एसेंस है। तो अगर आप ब्रॉडर लेवल में बात करोगे, अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेस का बेटर इस्तेमाल होगा। आपका जो ओवरऑल वर्कलोड है ऑन सम एग्जिस्टिंग मशीन्स वो बैलेंस आउट हो जाएगा, और जो आइडल मशीन है वहां आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ना, एक ओवरऑल वर्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट विल बी कंसोलिडेशन एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एंड इससे रिलायबिलिटी एनहांस होगा, बिकॉज आप डुप्लीकेट जो प्रोसेसर्स है आपके दूसरे खुद के, वही आपको हेल्प आउट कर पाएंगे इन केस ऑफ पावर आउटेज सिचुएशन, इन केस ऑफ more processing capability required, and it will help you to have a far more better management of your IT resources in an organization in comparison with the other players। बात समझ में आया क्या? ये एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट के अंदर ना, ये फर्स्ट पॉइंट देखो, द गोल इज टू वर्चुअलाइज, मतलब मैंने बोला ना वर्चुअलाइजेशन को एज अ बेस यूज कर रहा है, हम चाहते हैं उसको वर्चुअलाइज करना, जितने भी रिसोर्सेज है सारे ग्रिड के ऊपर, एंड सर उनका बेटर इस्तेमाल करना, ताकि सर ओवरऑल हमारा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जो हमारा रिटर्न है वो काफी एनहेंस होगा, हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं चाहता हूं मैनेजमेंट के ऊपर आप ये पॉइंट लिखेंगे, एक रिलायबिलिटी के ऊपर ये दोनों चीजें लिखेंगे, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज अगर आप लिखेंगे तो सिर्फ इतना पॉइंट लिखा तो काफी है। वर्चुअल के ऊपर आप ये वाला पॉइंट जरूर लिखेंगे। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी पे सिर्फ फर्स्ट पॉइंट काफी है। रिसोर्स बैलेंसिंग पे भी फर्स्ट पॉइंट काफी है। मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज के लिए इस सेकंड बुलेट पॉइंट एंड थर्ड बुलेट पॉइंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एक पॉइंट, उतना एक पॉइंट को मार्क करके रखो, उतना ही पढ़ो और उतना ही एग्जाम में लिखो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम अ 4 मार्क और इवन अ 6 मार्क क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर एटलीस्ट ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे वो वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है, एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, ये समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा रिपीटिशन है, मेरे को लगता है रिसोर्स बैलेंसिंग और जो फर्स्ट पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही नेचर का है, बट ये थियरिटिकल आंसर लिखा है बेटा, इसलिए थोड़ा सा वो ऑलमोस्ट लैंग्वेज के साथ में खेलने का ट्राई करता है और अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। अदरवाइज लॉजिक उनका सेम है, मतलब उनका सेम है। एक काम करो, आराम से 5 मिनट स्पेंड करो, रीड ग्रिड कंप्यूटिंग वंस अगेन, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, आराम से रीड करो एक बार।
ये कॉमन कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ में भी, मतलब आप मेडिकल इंडस्ट्री बोल दो, फार्मा इंडस्ट्री बोल दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड चाहे किसी भी इंडस्ट्री का काम रहेगा, ग्रिड कंप्यूटिंग काफी कॉमन है, बिकॉज जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है ना वो काफी एक्सपेंसिव होती है। आई एम श्योर आपको मालूम रहेगा, अगर आपको जितना ज्यादा हाई कैपेसिटी वाला प्रोसेसर चाहिए उसके लिए आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गया, वहां पर तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इतना एक्सेसिव होता है एंड यू नीड सच हाई एंड प्रोसेसर दैट इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अप्रोच। दैट इज व्हाई ग्रिड कंप्यूटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट नाउअडेज इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज के लिए आप बुलेट पॉइंट नंबर 2 या 3 में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। रिसोर्स बैलेंसिंग में पहला बुलेट पॉइंट, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी फर्स्ट बुलेट पॉइंट, वर्चुअल रिसोर्सेज में थर्ड बुलेट पॉइंट, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज द फर्स्ट वन इज मोर देन सफिशिएंट, रिलायबिलिटी फर्स्ट 2 पॉइंट्स, and last one management, the first point। पूरा रीड करो एक बार अच्छे से। बेटा पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी का मतलब है, लेट्स से आई हैव वन सिंगल डेस्कटॉप हियर, मतलब समझ रहे हो मेरा बात, तो इसका एक लिमिटेड कैपेसिटी है जो ये सीपीयू प्रोसेस कर सकता है। व्हेन आई से आई हैव सच 10 डिवाइसेस इन माय हाउस बट दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तो कैन आई से विद वन सिंगल डैशबोर्ड आई विल बी एबल टू सी दैट मेरे सारे 10 के 10 सीपीयूज का ओवरऑल कैपेसिटी कितना है, एंड हो सकता है मे बी फॉर वन टास्क आई नीड द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सीपीयूज। दैट इज द मेन रेलेवेंस ऑफ पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। ये ना वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट ही है बेटा, उसको ही बस वो अलग अलग तरीके से लिख रहा है, तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बोल दे या सीपीयू कैपेसिटी बोल दे, अलग अलग वर्ड है पर अल्टीमेटली काम सेम रहता है। डू यू गेट माय पॉइंट? इट्स बेसिकली जो काम एक डिवाइस करता है ना, अब मेरे वो 10 डिवाइसेस साथ में मिलकर के मेरे को बता रहे हैं हमारे पास टोटल पावर इतना है, इसको यूज तेरे को एक टास्क के लिए करना है या 10 टास्क के लिए करना है वो तेरा काम है। मतलब डू यू वांट टू डिवाइड देम इनटू मल्टीपल पार्ट्स और डू यू वांट टू कंसोलिडेट देम इनटू अ सिंगल सर्वर, वो तुम पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन इज नॉट जस्ट प्योरली डिविजन, इट्स इवन कंसोलिडेशन। दैट सेम कॉन्सेप्ट इज गेटिंग यूज्ड इन अ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग एक जनरल लेमैन के पर्सपेक्टिव से कि भैया सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम एक ग्रिड मतलब एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ नेटवर्क, ताकि ऐसा लगेगा वो सब कुछ एक नेटवर्क के ऊपर एसोसिएटेड है। शुभम पांडे जी, बेटा मैं बोल रहा हूं वर्चुअलाइजेशन और ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंस नहीं होता है, वो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर ही बिल्ड हुआ है बेटा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा स्टूपिड, ऐसे है मतलब क्वेश्चन पूछने वाले को मालूम रहता है वो क्या पूछ रहा है। अब तू इसलिए पूछ रहा है क्योंकि तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा उसमें डिफरेंस क्या है। मैं तेरे को बता रहा हूं कि वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर जो ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है वो ग्रिड कंप्यूटिंग है बेटा। और गलती से पूछ ले 4 मार्क का क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं है पूछा, तो पहले ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन देना, वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन देना, उसके बाद में टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन दे देना एंड एप्लीकेशन एरियाज के एग्जांपल दे देना। यहां पर एप्लीकेशन के एरियाज के एग्जांपल देता हूं तेरे को मैं भी 3-4, मेडिकल, सिविल इंजीनियर, वो 3-4 एग्जांपल दे देना, बीकॉम जैसा आंसर बना देना। बट आई रियली डाउट जिंदगी में ऐसा कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स है, तेरे को ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ते वक्त कम से कम 4-5 जगह वर्चुअलाइज वर्ड आएगा।
रोहन दलवी, फॉर क्रिप्टो करेंसी आर यू ट्राइंग टू से जीपीयू यूज करते हैं नॉट सीपीयू? बेटा व्हाट इज जीपीयू? इट्स बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड जो ग्राफिक कार्ड है ना तेरा, टेक्निकली वो बिना सीपीयू के नहीं चल सकता है। तो आई यू ट्राइंग टू से कि सिर्फ इंडिविजुअल जीपीयू से काम हो जाएगा? यू विल नीड अ इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू एज वेल टू रन द मशीन. Only GPU will not be able to do the work. Do you get my point? Like for example, this recording software what we use, along with that we also need a strong graphic card, but that graphic card comes as an additional requirement, but CPU is always going to be the primary requirement. Remember that. चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप यू कैन इधर यूज दिस. तो एग्जैक्ट मार्किंग देता हूं कितना लिखने की जरूरत है. द आइडिया ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, मैं जो रेड में मार्क करता हूं उतना मिनिमम लिखना. द आइडिया ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इज टू मेक यूज ऑफ नॉन यूटिलाइज कंप्यूटिंग पावर बाय द नीडी ऑर्गेनाइजेशन. ये एक पॉइंट बन जाएगा. एंड द सेकंड पॉइंट, दे मीन द सेम थिंग बट स्टिल 2 पॉइंट लिखना पड़ता है आपको एटलीस्ट. ठीक है, या तो ये दोनों लिखो या फिर ये फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हो. इन द आइडियल ग्रिड कंप्यूटिंग एवरी रिसोर्स इज शेयर टर्निंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इनटू अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर. दिस इज योर थर्ड पॉइंट. सो आउट ऑफ दीज 3 या तो 1 2 लिख दो या 1 2 3 लिख दो, कुछ भी चलेगा. दे ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. बट 3 ये इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो आप. उसके बाद बेनिफिट्स के अंदर पहला पॉइंट कंपल्सरी लिखना चाहिए, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज वही है. रिसोर्स बैलेंसिंग नहीं लिखा तो भी चलता है क्योंकि वो पहले पॉइंट से कनेक्टेड है. अगर तुमको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो यस दिस कैन बी योर सेकंड पॉइंट. उसके बाद में अगर आप मुझे पूछोगे पॉइंट नंबर डी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके दे रहा है जहां तुम एक्चुअली में अपने पूरे रिसोर्सेज को कोलैबोरेट कर पा रहे हो. एंड रिसोर्सेज जस्ट डजंट मीन ओनली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, दैट मींस डेटा, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर. बिकॉज आई विल प्रूव इट टू यू. कम हियर, एक नीचे आओ. कैन यू सी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि ग्रिड के अंदर क्या क्या चीजें साथ में आती है. पहला पॉइंट देखो क्या बोला है, कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन मतलब क्या है? इट्स नथिंग बट माय प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. कंप्यूटेशन इज नथिंग बट माय प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. या मैं बोल सकता हूं इन अदर वर्ड्स माय हार्डवेयर. याद है क्या वर्चुअलाइजेशन में 3 चीजें थी, टाइप्स. पहला था हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, एक था याद है क्या हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, दूसरा क्या था नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, और तीसरा क्या था स्टोरेज. वो तीनों के तीनों आने वाले हैं. ये जो कंप्यूटेशन है ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है. फिर स्टोरेज सेकंड पॉइंट आ गया. थर्ड वाला कैन यू सी कम्युनिकेशन, इट इज नथिंग बट माय नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. ये तीनों कनेक्टेड पॉइंट्स है बिकॉज वो जो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन है ना उनके बेसिस के ऊपर एक ग्रिड बनाया गया है. वो वहीं से ग्रिड कंप्यूटिंग बन गया है. बात समझ में आएगा तुमको? ये पॉइंट नंबर ए बी सी एकदम कनेक्टेड है. देखो मेरे साथ में, अ ग्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स. समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड एज नोड्स, या उनको आप बोल सकते हो रिसोर्सेज या मेंबर्स या डोनर्स. डोनर्स पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रिड कंप्यूटिंग ना आज की तारीख में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं. दैट let's say in the field of medical research or in the field of even scientific research, they ask you to donate your processing capabilities. समझ रहे हो मेरा बात? तो जो इंसान अपना प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी डोनेट कर रहा है उसको डोनर भी बोलते हैं. ये अलग अलग टर्म्स है. डू यू गेट माय पॉइंट? नाउ फर्स्ट वन इज कंप्यूटेशन. देखो द मोस्ट कॉमन रिसोर्स इज कंप्यूटिंग साइकिल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय व्हाट सर? प्रोसेसर्स ऑफ द मशीन. इसलिए मैंने दूसरा नाम क्या बोला? प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बोला. सर कैसे यूज कर सकते हो? देखो देयर आर 3 प्राइमरी वेज टू एक्सप्लॉइट द कंप्यूटेशन रिसोर्सेज. मतलब अगर आपके पास में मान लो 1000 डिवाइसेस या थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस को अगर आप कनेक्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, तो आपको कैन आई से एक सुपर कंप्यूटर जैसा पावरफुल डैशबोर्ड में विजिबिलिटी आएगा कि आपके पास में ये एक्स अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है. या तो आप क्या कर सकते हो? अलग अलग काम को टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो. देखो या तो टू यूज एन एप्लीकेशन डिजाइन to split its work in such a way that separate parts can execute in parallel on different processor. मतलब एक ही चीज को 10 पार्ट में डिवाइड करके 10 अलग अलग प्रोसेसर पे रन कर लो. दैट इज वन वे. या आप क्या बोल सकते हो? उनको कंबाइंड तरीके से. देखो टू रन एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ऑन अवेलेबल मशीन ऑन द ग्रिड रादर देन लोकली. मतलब एक इंडिविजुअल पे एग्जीक्यूट करने के बजाय पूरे ग्रिड पे रन करो. मतलब यूज द एंटायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. दैट मींस मे बी वो एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होगा, काफी स्मूथ तरीके हो जाएगा. बिकॉज एक इंडिविजुअल मशीन का जो पावर रहेगा और जो 1000 मशीन का पावर रहेगा उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है. या सर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो लूप के फॉर्म में होते हैं. लूप के फॉर्म में मतलब जो रेगुलरली चलते जाते हैं, उसके अंदर आपको हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लगता ही है. देखो टू रन एन एप्लीकेशन दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स
मेनी टाइम्स कैन बी लाइक लूप। लूप ना एक ऐसा रेकरिंग नेचर ऑफ प्रोसेस है, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है वो कंटिन्यू चलते रहता है। लूप में गाना सुनना मतलब क्या, रेगुलरली सुनते जाना। डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर हो सकता है कुछ ऐसा आप काम कर रहे हैं, ऐसा एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हैं वेयर इट हैज टू कीप ऑन गोइंग ऑन लूप। आई विल गिव एन एग्जांपल। जो मैंने आपको IBM वॉटसन का एग्जांपल दिया था, याद है? IBM वॉटसन टू एक्सप्लेन यू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ IBM वॉटसन इज लाइक अ कंटिन्यूअस लर्निंग एल्गोरिथम। उसको एक लूप के अंदर रन करते रहना पड़ेगा टू टेस्ट इट अगेन एंड अगेन। क्या वो अपने आप को विथ न्यू इक्वेशंस कमिंग इन अडेप्ट कर रहा है क्या? ये ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए आपको ना एक आध प्रोसेसर से काम नहीं होने वाला। यू गोइंग टू लीड एन आर्मी ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। इसीलिए ग्रिड कंप्यूटिंग बहुत लॉजिकल तरीके से काम करता है एट अ वेरी हाई लेवल इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा है कि कैसे जब ग्रिड कंप्यूटिंग को आप यूज कर रहे हो तो आपका कंप्यूटेशन पावर आपको हेल्प करता है इन प्रॉब्लम्स को या इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली ना मेरा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है कि कैसे आप अपने फिजिकल सर्वर्स को वर्चुअल सर्वर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और आपका हाइपरवाइजर ना एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा है सारे सर्वर्स का, सारे कंप्यूटेशंस का, मतलब या कंप्यूटिंग रिसोर्सेस का या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का। बेसिकली एक डिवाइस जो नहीं कर पा रहा ना, वो बहुत सारे डिवाइस मिलकर कर सकते हैं, उसका कंसोलिडेशन कर रहे हो। दूसरा चीज storage. Same way, like the way you are bringing in together all your processing capability, the same way you can bring in together all your storage capability. Individual device के पास में एक अलग अलग storage capacity रहेगा. When I bring them together, it can be a virtualization of my storage. See, the second most common resource is a grid in which you have a data storage. देखो, a grid providing an integrated view of data storage is sometimes called as data grid. Each machine on the grid usually provides some quantity of storage for grid use, even if it is in a temporary way. So yes, कुछ स्टोरेज उनको लगेगा खुद मशीन को रन करने के लिए, बट बचा हुआ वो डोनर जैसे डोनेट कर सकता है टू यूज इट फॉर बेटर पर्पसेस। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। ये ना सेम नेटवर्क वाला वर्चुअलाइजेशन है जहां पर बैंडविड्थ का बेटर इस्तेमाल होगा। हो सकता है एक एप्लीकेशन रन करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, तो क्या होगा, आप उस बैंडविड्थ को यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने बताया ना, टोटल बैंडविड्थ जो है उसको स्प्लिट किया जाता है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, एंड नाउ इफ रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन एप्लीकेशन यू कैन कंसोलिडेट ऑल्सो। सी, communication within the grid are more important for sending jobs and require data points. देखो, the bandwidth available for such communication can often be a critical resource that can limit utilization of the grid. इसीलिए redundant paths को यूज करना, कभी कभी हमारे existing एप्लीकेशन के लिए जो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है बहुत हाई लेवल का हो सकता है, वो सर हमारे लिए ग्रिड कंप्यूटिंग हेल्पफुल रहेगा। दूसरा चीज जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, दैट यू माइट हैव सर्टेन सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड इसीलिए मल्टीपल डिवाइसेस के लिए मल्टीपल लाइसेंस लेना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस ऐसे होते हैं जो अगर आप ग्रिड के ऊपर एक बार इंस्टॉल कर दो तो उस ग्रिड में किसी भी डिवाइस के अंदर आप यूज कर सकते हो फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी, इवन लेट्स से आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन हो गया, वो क्या आपको लिमिटेशन बोलता है, 3 डिवाइस पे यूज कर सकते हो, 5 डिवाइस पे ऑन अ रियल टाइम बेसिस। वो आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस पे रेस्ट्रिक्शन लाता है। उसी तरीके से एटलीस्ट अगर ग्रिड पे रहा तो मैं उसको अपने रेस्पेक्टिव डिवाइसेस, हाँ उसका जो नंबर का रेस्ट्रिक्शन है वो रहेगा, बट स्टिल एटलीस्ट शेयरिंग कर सकता हूं रादर देन इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सिंगल डिवाइस। दैट इज शेयरिंग ऑफ softwares and licenses. It may not be permitted for certain cases, but majority cases do allow you to share inside a particular grid. Then certain computing devices may have certain special equipments or capacities or architecture जो ना बाकी लोगों से शेयर किया जा सकता है। देखो, platforms on the grid will often have different architectures, operating system, devices, capacities and equipment. Each of these represents a different kind of resource and a grid can use as a criteria for assigning jobs to machines. Like a simple example, मेरा एक डिवाइस ना प्रिंटर से कनेक्टेड है, बट लेट्स से ये जो डिवाइस है ये मेरे लिए मेन डिवाइस है विच ऑल्सो कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस। लाइक फॉर एग्जांपल, एक साइबर कैफे के अंदर प्रिंटर एक ही होता है और जो मेन कंप्यूटर जो बंदा हैंडल करता है ना उसके पास में रहता है, बट तुम प्रिंट ना किसी भी डिवाइस से दे सकते हो। हाँ, प्रिंट इसी प्रिंटर पे आएगा, बट कहना इसे वो एक ग्रिड से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको अलाउ कर रहा है टू शेयर सच रिसोर्सेज। तो आपके जो हार्डवेयर हैं, जो इवन सॉफ्टवेयर हैं, सबका आराम से शेयरिंग हो सकता है, बिकॉज हर किसी कंप्यूटिंग डिवाइस का अलग अलग जो रिसोर्सेज है उनका शेयरिंग बहुत ईजिली हो पाएगा इफ दे आर कनेक्टेड टू वन सिंगल ग्रिड। बेटा, ग्रिड ना, वापस से बोल रहा हूं, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपके रिसोर्सेस का शेयरिंग हो, बेटर यूटिलाइजेशन हो, इसीलिए ग्रिड कंप्यूटिंग को बनाया गया है। इसमें रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी माई कंप्यूटेशन पावर, इट कैन बी माई स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन बी माई कम्युनिकेशन और इन अदर वर्ड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, और इट कैन बी एनी अदर रिसोर्सेस, या सॉफ्टवेयर लाइसेंस को शेयर करना होगा। तो क्या रिसोर्सेज है, मतलब एसेट्स क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग में, वो है मेरे लिए ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस।
ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रिड कंप्यूटिंग पे या तो क्वेश्चन बेनिफिट्स पे आएगा या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर आएगा, बिकॉज ये दो ही ऐसे एरियाज है जहां अच्छा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बात समझ में आया क्या? स्पेंड 2 मिनट्स रीड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप में। पढ़ो एक बार। समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? ओके, लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल, प्रोबब्ली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल। सो लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक लेट्स से पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डेलॉयट, मैकेंजी, किसी भी बड़े फर्म में अगर आप काम कर रहे हो, नाउ दीज फर्म्स हैव ग्लोबल प्रेजेंस। ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस रहेगा, एंड फॉर देयर एम्प्लॉइज they have dedicated portals. So for example, if I'm let's say working with Deloitte, or let's say if I'm working with EY, तो मेरे पास में अब मैं अगर इंडिया से काम कर रहा हूं तो मुझे इंडिया का एक्सेस रहेगा, और अगर यूएस से काम करूंगा तो यूएस का एक्सेस रहेगा। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल एक्सेस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकल एक्सेस। अब डिपेंडिंग अपॉन माय डेजिग्नेशन, लेट्स से इफ आई एम अ सीनियर मैनेजर, तो मे बी लेट्स से मेरे को लोकली हर चीज का एक्सेस रहेगा, ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, मुझे कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करना है फॉर वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो मेरे को ना डायरेक्टली अब उस कंपनी के पास जाके सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदने का जरूरत नहीं होता है। दिस इज मे बी ऑलरेडी बॉट बाय डेलॉइट फॉर देयर ओन एम्प्लॉइज। डू यू गेट माय पॉइंट? लाइक फॉर एग्जांपल, जो वन ड्राइव आप यूज करते हो या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो आप यूज करते हो, जो हम लोग यूज करते हैं इंडिविजुअली वो अलग होता है, एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया जाता है वो उनके हिसाब से कस्टमाइज तरीके से बनाया जाता है। वो उनके यूजर आईडी पासवर्ड से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, वो ना आपसे कोई पिन मांगेगा एडिशनली। सो देयर इज नो एडिशनल पिन टू यूज एनी ऑफ दीज एडिशनल रिसोर्सेस। ये डायरेक्टली आपके जो नॉर्मल डेलॉइट के या ईवाई के यूजर आईडी पासवर्ड रहेंगे जिससे आप लोकली लॉग इन करते हो, उससे कनेक्टेड होते हैं, और वो आपके ऑथराइज डिवाइसेस। नाउ ऑथराइज डिवाइसेस मतलब जो लैपटॉप है वो सिंक्ड रहता है विद द डेलॉइट सर्वर, तो उस या ईवाई सर्वर, तो उस डिवाइस के ऊपर आपको अलाउ करेगा। अगर आप वही यूजर आईडी पासवर्ड किसी और डिवाइस पर एंटर करने का ट्राई करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन डिवाइस बाय डिवाइस सिंकिंग रहता है। तो ये एक सब ग्रिड के अंदर काम कर रहा है। हाँ, उनको नॉर्मली रिसोर्सेज शेयर करने की जरूरत होती है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, बिकॉज उनके पास इतने सारे एम्प्लॉइज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए परचेस करना बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, सो दे मेक सच कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबली which will be used by anyone or everyone under their all employee categories from anywhere in the world. तो ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है ग्रिड का कि आपको अलग से कोई परचेस नहीं करना पड़ता है। विद अ नॉर्मल लॉगिन यू आर रेडी टू जस्ट डाउनलोड एंड यूज इट ऑन अ गो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। बात समझ में आया क्या? रादर यू विल बी शॉक्ड, जो एमएक्स कार्ड यूज करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो यूज करते हैं, वो एमएक्स का भी एक अलग से लॉगिन रहेगा मेरे फर्म के इंटरनल लॉगिन से। तो आई हैव टू लॉग इन माय डेलॉइट एंड ईवाई का वेबसाइट ओनली।
जो हमारा पोर्टल है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, उस पोर्टल से मेरे को एमएक्स के अंदर रीडायरेक्ट करेगा और वो मेरे से वापस यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग यूजर आईडी पासवर्ड है वही वहां रेलेवेंट रहने वाला है. आई कैन आस्क फॉर अ न्यू कार्ड, और आई कैन क्लोज डाउन माई एग्जिस्टिंग कार्ड, आई कैन मेक पेमेंट्स. ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड रहता है पूरा कार्ड, बिकॉज माई एग्जिस्टिंग डिवाइसेस एंड माई यूजर आईडी पासवर्ड इज सिंक्ड विद दीज थिंग्स. ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से वर्क करता है पूरा का पूरा. रादर आपको ट्रैवल के लिए हो गया है, टिकट्स बुकिंग वगैरह के लिए हो गया है, आपको कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना ही नहीं पड़ता है. रादर बहुत सारे एक्सटर्नल वेबसाइट्स ओपन ही नहीं होते हैं उन ऑफिशियल कंपनी के डिवाइसेस के ऊपर. बात समझ में आएगी आपको? एंड यू विल बी शॉक्ड, जो प्राइसेस आपको वहां दिखेंगे व्हेन यू आर मेकिंग टिकट पेमेंट्स एंड ऑल, वो प्राइसेस आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो कॉर्पोरेट प्राइसेस रहते हैं जो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट्स के लिए सेव्ड रहते हैं अलग से. ठीक है, ये सब मैंने पहले भी बताने का आपको ट्राई किया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. आई होप ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, इन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, फिर एक चीज है एप्लीकेशन एरिया. एप्लीकेशन एरिया का मतलब कहाँ उसको इस्तेमाल करते हो, सब जगह काम में आता है, सब जगह लिटरली. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल ऑफ एन एम्प्लॉय, मेडिकल फील्ड हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, इंश्योरेंस एजेंट हो गया, टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जहां जहां आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे वहां वहां आपको ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज समझ में आते जाएगा. तो सिविल इंजीनियर एग्जांपल दिया है, इंश्योरेंस कंपनी एग्जांपल दिया है, हर एंटिटी, एनी कंपनी और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज मोर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, बिकॉज ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है. हाँ, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक प्रॉपर साइन इन का ऑप्शन होना चाहिए लोकल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कौन साइन इन कर रहा है. तो यू नीड टू हैव अ ऑडिट ट्रेल फॉर दैट एज वेल. सो यस, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी इन रियल लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरेटिकल उन्होंने कुछ ग्रेट जस्टिस नहीं किया यहाँ लिख करके, बट यस, साइन इन ऑप्शन लोकली एंड ग्लोबली एग्जिस्ट करना चाहिए. एंड इवन इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए. इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है, आई कैन ऑपरेट इट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस. सो मे बी वन ऑफ द फोन्स गिवन टू मी फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे लैपटॉप भी दिया है और एक पीडीए दिया है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मतलब मेरे को स्मार्टफोन दिया होगा या आईपैड दिया होगा. नाउ दैट इज कंप्लीटली सिंक्ड विद डेलॉयट और ईवाई, तो ऑब्वियसली वो डिवाइस को भी मैं यूज कर सकता हूं फॉर माई लॉग इन पर्पसेस. तो ये इस तरीके का इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब आप ऑपरेट कर सकते हो फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस और फ्रॉम मल्टीपल वेज. चलो लेट्स कम टू ग्रीन कंप्यूटिंग नाउ. मोबाइल कंप्यूटिंग हो चुका है, अब ग्रीन कंप्यूटिंग पे सीधा कम टू पेज नंबर 4.54. ग्रीन कंप्यूटिंग क्या बोलता है? ये बोलता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप अपने आईटी पॉलिसीज बना रहे हो, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉलिसीज बना रहे हो, पॉलिसीज रिगार्डिंग अक्वायरिंग न्यू रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसके अंदर ना एक सस्टेनेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. उस चीज को हमेशा दिमाग में रखो. सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और सस्टेनेबल आईटी पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. रादर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं. एंड लाइक फॉर एग्जांपल Apple stopped giving you chargers recently, I think, when they launched a new iPhone. So it's all in the name of sustainability, if you ask me, that हम कम से कम resources को waste करना चाहते हैं. देखो, green computing और green IT ये important definition है. It refers to study and practice of environmentally sustainable कंप्यूटिंग और इन. सो कंप्यूटिंग का मतलब सेम रहने वाला है, बट द वर्ड इज ग्रीन, मतलब एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए. कैन आई से इट इज अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैब्लिशिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स, मतलब अपने रिसोर्सेज का इतना और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो कि वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किए जा सके. मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ सर्वर्स यू आर एक्वायरिंग, व्हाट काइंड ऑफ आईटी रिसोर्सेज यू आर एक्वायरिंग, कैसे उसको आप यूज कर रहे हो. कहीं अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से आप अननेसेसरली ज्यादा आईटी रिसोर्सेज तो नहीं कंज्यूम कर रहे हो. यही आपको सीखना है. तो पॉइंट नंबर 1 का ही सेम मतलब है इधर पॉइंट नंबर 3 में भी. देखो, मतलब आप डिजाइन करो, मैन्युफैक्चर करो या यूज करो या डिस्पोज करो आपके कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को या उनके सब सिस्टम्स को, मतलब इट कैन बी मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, डिवाइसेस एटसेट्रा, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि सबसे कम इंपैक्ट आए एनवायरनमेंट के ऊपर. जो पॉइंट नंबर 1 है एग्जैक्टली वही लिखा है पॉइंट नंबर 3 के अंदर, बट इन अ डिफरेंट वे. मतलब कम से कम टू रिड्यूस द यूज ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स, मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि प्रोडक्ट का लाइफ टाइम एनहांस हो एंड हमें कम से कम इन हैजार्डियस मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़े. एंड प्रमोट रिसाइक्लेबिलिटी एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी, ताकि सर ओवरऑल हम एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करते हैं. तो कैन आई से ग्रीन कंप्यूटिंग इज नथिंग बट कंप्यूटिंग, बट एडिंग अ वर्ड ग्रीन, दैट मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल कंप्यूटिंग वर्ड ऐड कर दिया है. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. एग्जाम में ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है,
एंड ग्रीन कंप्यूटिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी के अंदर, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल है, बट यस दिस कैन बी अ गुड 6 मार्क क्वेश्चन। एक काम करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, ये आपको पहले भी बचपन में बहुत बार पढ़ाया होगा। सिंपल चीज है, फटाफट से 2 मिनट स्पेंड करो, तीनों चीजों को पढ़ लो, ये आप एग्जाम में आराम से लिख पाओगे मुझे लगता है। नाउ विल टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस आफ्टर दिस। पढ़ा डेफिनेशन, लेट्स गो टू ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक ऐसा सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन वाइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टॉप लेवल मैनेजमेंट will be required to think and sit through this and understand exactly कैसे वो ऐसे पॉलिसीज या प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं जिससे हम ग्रीन कंप्यूटिंग को सही में सपोर्ट कर सकते हैं क्या एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। फॉर दिस दे नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी नॉर्मली नीड, हाउ मच रिसोर्सेज आर वी एक्चुअली कंज्यूमिंग, कहाँ ओवर यूटिलाइजेशन या रेकलेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से कितना एनवायरमेंट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स कितना क्रिएट किया जा रहा है। ये सब आपको बैठ करके प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट ये प्लान नहीं क्रिएट करेगा ना, तब तक लोअर लेवल के ऊपर इसका कमिटमेंट नहीं आने वाला है। एंड यू नीड टू बी श्योर दैट टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट अगर मिलेगा ना, तो ही कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हम सबको विजिबल है। सी द अमाउंट ऑफ रेन्स वी हैव हैड इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस आवर कंट्री, एंड it was not like a normal rain, it was like a warning to you that yes, that global warming is very serious, and it is going to impact a lot of people across the world in the coming years. So see, involve all your important stakeholders एंड एक ऐसे रिसाइकल पॉलिसीज या रिकमेंडेशंस बनाओ कि कैसे आप अपने इक्विपमेंट्स को डिस्पोज करोगे, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को कैसे फुलफिल करोगे। एनकरेज करो एक आईटी कम्युनिटी जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को यूज करता है, मतलब इंश्योर करो कि कैंपस वाइड कमिटमेंट आपको मिल रहा है ऑफ यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस। इट कैन इंक्लूड power usage, reduction of paper consumption, recommendation for new equipment, recycled old machines का इस्तेमाल करना and all. So that is the basic normal policy or plan what you need. Point number 2 बहुत सिंपल है, देखो, recycle, dispose your e-waste properly, discard unwanted electronic equipments in the best possible way, ensure करो कि आप जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही ऐसा बोले। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम एप्पल, एप्पल देमसेल्फ शुड से, अगर आपने 4 साल आईफोन को इस्तेमाल कर लिया है, अगर आप उसको डोनेट करना चाहते हैं और चाहते हैं दैट ई वेस्ट रिसाइकल हो, तो दे देमसेल्व्स नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल दैट यू यूज इट फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ डेज और दीज मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, आफ्टर दैट यू गिव इट बैक टू अस एंड विल गिव यू certain amount of offer. Apple does that actually, so I'm just giving you an example. In India also they would have started that we'll give you a certain amount of discount if you are giving that device back to us, because you are helping us to create an environmentally sustainable computing. See, manufacturers must offer safe end of life management, मतलब कैसे आप उस पूरे प्रोडक्ट का जो लाइफ खत्म होता है उसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे रिसाइकलिंग अच्छे ऑप्शंस दे सकते हो। फिर मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस। यस, व्हेन यू मेकिंग परचेजेस डोंट थिंक ओनली फ्रॉम कॉस्ट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो सी शायद मे बी कुछ सस्ता मिल रहा होगा पर उसका एनवायरमेंट में इंपैक्ट बहुत नेगेटिव आने वाला है। डोंट पिक अप दोस थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो आपको एज अ गवर्नमेंट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए कि यार हम वी शुड लुक एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, नॉट जस्ट द फाइनेंशियल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, reduce paper consumption, तो use more of emails, electronic archiving, ट्रैक चेंजेस मोड होता है ना, एमएस वर्ड में एक ट्रैक चेंजेस मोड आता है, तो रादर देन मैंने कुछ चेंजेस किए फिर मेरा रिव्यूअर प्रिंट आउट निकल रहा है फिर उसको ठीक कर रहा है, रादर देन टेकिंग सो मेनी प्रिंट आउट्स, I work in a track change mode which will keep on tracking what changes I have made. So you can easily review your work. ये सब एग्जांपल दिए मैंने आपको। ऑनलाइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करो, कंजर्व एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, यूज बेटर इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनका बेटर इस्तेमाल करो,
कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ऐसा वाला, ये थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी का मतलब दोज काइंड ऑफ डिवाइसेस विच यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर टू रन दोज मशीन्स. You can have a power up and down situation, conserve energy, web conferencing ज़्यादा वो इस्तेमाल करो rather than going and traveling. So ये इन जनरल आपको कुछ जनरल प्रैक्टिसेस उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दी है. रियल लाइफ में आपको बताऊंगा हर ऑर्गेनाइजेशन इसकी तरफ काम कर रहा है, बट सम ऑफ देम आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, सम ऑफ देम आर स्टिल टेकिंग इट कैजुअली, बिकॉज गवर्नमेंट के स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है. व्हेन गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट रूल्स विल कम आउट इन पब्लिक at a very strong level, then I'm sure these things will also improve. तो recycle, conserve जो जनरल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना, वही तुम लिख सकते हो फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. ये बहुत आसान है, अगर आया तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है. फटाफट से पढ़ो, उड़ा दो. ग्रीन कंप्यूटिंग. आपस से बोल रहा हूं आपको, ग्रीन कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्चुअलाइजेशन पे एंड मोबाइल कंप्यूटिंग पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. यू गेट माई पॉइंट. सो बी मोर केयरफुल अबाउट दीज टू एरियाज इन योर पॉइंट नंबर ई. सो पार्ट ए बी सी डी 4 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ई और एफ 6 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ई खत्म हो चुका है. नाउ द एफ पार्ट इज गोइंग टू बी क्लाउड कंप्यूटिंग. हाँ, आगे बढ़े. सो तो नहीं रहे हो? चलो, लेट्स गो टू क्लाउड कंप्यूटिंग. ये सबसे चिल्लर चीज है यार, मतलब इसको हम डे इन डे आउट पे यूज करते हैं लाइफ में. जो अभी जीमेल के ऊपर यू हैव गूगल ड्राइव, वो भी एक क्लासिक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का. सो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या इन सिंपल टर्म्स? मतलब कंप्यूटिंग के सारे प्रोविजंस जब आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल दे दिया जाए. मतलब फॉर एग्जांपल some softwares where you can just log in through your internet. That means they have their respective websites which provides you certain एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर जिनके अंदर आप सिर्फ लॉग इन कर सकते हो एंड डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो. ये क्लाउड कंप्यूटिंग है. मतलब आप आई क्लाउड का इस्तेमाल करते हो डेटा सेव करने के लिए अपना, समझ रहे हो. आप जीमेल में गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, चाहे लेट्स से अपना जो गूगल ड्राइव में वी हैव अगेन एक्सेल वर्ड वगैरह सब एग्जिस्ट करता है. तो यू नो दे कॉल इट गूगल शीट्स. गूगल शीट बनाते हो आप, उसको आप शेयर करते हो विद 100 पीपल एंड दे कैन सी इट ऑन अ रियल टाइम बेसिस, दे कैन एक्सेस इट ऑन अ रियल टाइम बेसिस. दैट रियल टाइम बेसिस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड इंटरनेट. सो बेसिकली क्लाउड जो वर्ड है ना, उसको आप इन सिंपल टर्म्स इंटरनेट से रिप्लेस कर सकते हो. दैट कंप्यूटिंग ओवर इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. 2-3 चीजों को मार्क करते हैं, पढ़ते देखो. Cloud computing simply means use of computing resources as a service through network. Network can also be called as internet. ठीक है,
Internet is commonly visualized as clouds, hence the term is called as cloud computing. Can I say cloud computing is a combination of both software and hardware based on computing resources, which is delivered to you as a network service. So for example, iCloud, Gmail, Dropbox, वो सब कुछ cloud computing का classic examples है. What is the main advantage of cloud computing? उसका फायदा क्या है? दो चीजों को मार्क करो. Cloud computing is of benefit to really small and medium enterprises because अगर उनको लगता है बहुत सारा काम उनको खुद करने के बजाय आउटसोर्स करना है, डू यू गेट माय पॉइंट, इट कैन बी डन एट अ वेरी नेग्लिजिबल कॉस्ट. सो कैन आई से क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इफ लेट्स से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड all the important IT resources, so rather than purchasing them, why not subscribe them? rather than purchasing them, why not subscribe them and subscribe them as per your requirement. तो अगर आपको 10 GB डेटा या 100 GB डेटा का रिक्वायरमेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें वीडियोस अपलोड करने के लिए वी नीड अ क्लाउड, तो हम क्या करते हैं? गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं. ना गूगल ड्राइव में वी कैन परचेज दी स्पेस, वी कैन परचेज अप टू 100 GB, 1 TB, 10 TB, देयर आर मॉडल्स. तो आप जितना आपका नीड है उसके हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हो. यू कैन पे एज पर योर यूसेज. सो अगर आप मुझे एडवांटेजेस पूछोगे तो आपको वही, आपको पता है ना बचपन में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से कुछ एडवांटेजेस कुछ लिमिटेशन, तो मैं डायरेक्टली एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन डिस्कस करूंगा. देखो सीधा एडवांटेजेस पे आओ. एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पहला पॉइंट देखो, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्यों इकोनॉमीज ऑफ स्केल? आप सीधे वॉल्यूम पे खेल सकते हो डायरेक्टली एंड आपका प्राइस पर यूनिट गिरते जाएगा. कैन आई से यू कैन रिड्यूस योर सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी. आपको खरीदने का जरूरत ही नहीं है, सब्सक्राइब करो जितना आपको रिक्वायरमेंट है. यू कैन ग्लोबलाइज योर वर्कफोर्स, दैट मींस anyone can access your system, your server from anywhere in the world. There is no restriction of geography. Next, can you streamline your business process? Yes. Can you get the more work done with less resources? हाँ, ज्यादा resources खुद परचेस करके काम करवाने के बजाय why not outsource it? Can you reduce your significant capital cost at an initial level? Yes. Most importantly, can you monitor your work and projects very effectively? Yes, because people have the accessibility. मतलब एज अ आर्टिकल तुमने कितना काम किया है, इसका एक्सेस सीनियर को रियल टाइम बेसिस पे पता चलेगा. इवन इफ यू आर नॉट ऑन अ कॉल, तुमने कितना काम किया वो ऑटोमेटिकली सेव होता है एंड आई कैन सी इट ऑन अ रियल टाइम बेसिस. फॉर एग्जांपल गूगल शीट पे मैं तुझे कुछ काम करने के लिए दिया, तूने ए टाइप किया ना, मेरे को इमीडिएटली ए दिखेगा इफ यू बोथ आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. दैट इज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. Less personal training is required because it is so simple to use. And can I say improved flexibility, because आप सिंपल तरीके से जितना चाहिए उतना कंज्यूम कर सकते हो, उतना सब्सक्राइब कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से. दिस इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ड्रॉबैक क्या है? अगेन सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न होने वाला है. तो इफ कनेक्ट इंटरनेट गया प्रॉब्लम है. दूसरा सिक्योरिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज टेक्निकली ऑन क्लाउड, दैट मीन्स ओवर इंटरनेट, सो पीपल कैन हैक इनटू योर सिस्टम्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली interoperability, मतलब ability of two or more applications that are required to support a business to work together. So मतलब for example maybe let's say for us अकाउंटिंग के लिए, एडमिशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस है, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ में यू कैन से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते. मतलब फॉर एग्जांपल ये iOS का बहुत प्रॉब्लम है, iOS बहुत सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारे एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, बट एंड्रॉइड ओपन एंडेड है कंपैरेटिवली. तो इंटरऑपरेबिलिटी कैन बी अ प्रॉब्लम समटाइम्स इफ यू आर यूजिंग अ एप्लीकेशन व्हिच डज नॉट सपोर्ट अदर एप्लीकेशन और दोनों जरूरत है बिजनेस को, तो शायद प्रॉब्लम आ सकता है. तो यस, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, बट मेजॉरिटी ऑफ द applications nowadays are compatible with the other applications, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि कंपैटिबल नहीं हुए तो उनका खुद का सेल और यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगा. Do you get my point? तो जनरल लिमिटेशन, ड्रॉबैक, ये तीन भी लिखे तो काफी है. बेनिफिट्स कोई भी 3-4, मतलब दे ऑल आर वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? मतलब कंप्यूटिंग सेम है बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क सर्विसेज. मतलब यूजिंग योर नेटवर्क यू कैन गेट एक्सेस ऑफ ऑल दीज कंप्यूटिंग सर्विसेज. एडवांटेजेस सिग्निफिकेंट है आपके लिए. कॉस्ट इमीडिएटली बर्डन नहीं बनेगा, आप पे कर सकते हो एज पर योर यूसेज, आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा. फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में सिग्निफिकेंटली, आपका वर्कफोर्स कहीं से भी काम कर सकता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा. ये कोर एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स रहने वाले हैं. तो काम करो फटाफट से क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराए मेरे हिसाब से, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ो फटाफट से. जो मैंने मार्क किया उतना तो पढ़ो फटाफट से.
नाउ इधर देयर कैन बी a जनरल क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स, ये सिंपल क्वेश्चन है. या फिर दे कैन आस्क यू टाइप्स ऑफ द ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, बेसिकली अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स क्या क्या है आपके पास में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे 18 के अंदर शायद इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था बहुत पहले, बट आफ्टर योर एमसीक्यू मे 19 नवंबर 19 के अंदर एमसीक्यू पे जरूर क्वेश्चन पूछे हैं, बट 4 मार्क क्वेश्चन या 6 मार्क क्वेश्चन नहीं पूछा गया. 4 टाइप के क्लाउड है. पहला वाला प्राइवेट क्लाउड, मतलब ये नॉर्मली बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो चाहता है कि यार ये क्लाउड जो रहेगा वो सिर्फ उनके यूसेज के लिए रहेगा, तो या तो ये उनके प्रेमाइसेस के लिए रहेगा, उनके प्रेमाइसेस के अंदर ही रहेगा, मतलब विद इन दी विसिनिटी ऑफ द कंपनी ऑल टुगेदर. तो बिगर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आईटी डिपार्टमेंट, दे देमसेल्व्स क्रिएट अ प्राइवेट क्लाउड एंड दे देमसेल्व्स मैनेज देयर प्राइवेट क्लाउड. या तो उनके खुद के प्रेमाइसेस के ऊपर रहेगा, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत बड़े थर्ड पार्टीज का हेल्प लेंगे जो सिर्फ उनके लिए ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करें. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टीसीएस और इन्फोसिस टू क्रिएट अ प्राइवेट क्लाउड एंड मैनेज इट फॉर यू. सो इट कैन बी आउटसोर्स्ड और इट कैन बी ऑन प्रेमाइस ऑल्सो, डिपेंड करता है. बट ये ना यूज सिर्फ और सिर्फ उस एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए. देखो, दिस क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट रिसाइड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and is exclusively used for organizations benefits. They can also be called as internal clouds or corporate clouds. Now, since they are private, they can be managed either by themselves, it can be called as on-premise private cloud, or it can be managed by a third party, then it can be called as outsourced private cloud. ठीक है. नॉर्मली जो कंपनी के खुद के आईटी डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वो खुद ही ये क्रिएट करते हैं और वो खुद ही इसको मैनेज करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बनेंगे. देखो इंपॉर्टेंट है, वो इनमें से किसी भी 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, प्राइवेट क्लाउड पे, पब्लिक क्लाउड पे. दे कैन आस्क यू 4 मार्क क्वेश्चन ऑन एनी वन ऑफ देम. दैट इज व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल, एंड बहुत आसान भी है. देखो पहला चीज सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है. सर प्राइवेट क्लाउड है तो सिक्योर रहने वाला है बिकॉज थर्ड पार्टी को एक्सेस ही नहीं मिलेगा. सेंट्रल कंट्रोल, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है. देखो, as usually private cloud is managed by the organization itself, there is no need for organization to rely on third party. किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कंट्रोल कर सकता है. There is something called as SLA, service level agreement. What is service level agreement? That basically सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर के बीच का अग्रीमेंट. अब ये जो प्राइवेट क्लाउड है कौन यूज करेगा, कंपनी के एम्प्लॉइज यूज करेंगे. ये प्राइवेट क्लाउड बनाया किसने, मोस्टली कंपनी के एम्प्लॉइज ने बनाया होता है. तो अगर आप एम्प्लॉइज से जो रिलेशनशिप देखोगे वो थोड़ा वीक हो सकता है. तो यहां पर क्या, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट काफी कम है ना, इसीलिए ये बोलता है इन प्राइवेट क्लाउड्स में शायद ऐसा कोई अग्रीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अग्रीमेंट थोड़ी करेगा. वो क्या बोलेगा, भाई तेरा काम आईटी वाले का ही काम करना, मेरा फाइनेंस के अंदर इसको यूज करना, मैं तुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो ऐसा करेगा. तो देयर इज अ बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन, सो देयर इज नो फॉर्मल अग्रीमेंट. रादर सी, SLAs plays an important role in any cloud service deployment model, but normally यहाँ पर देखो इन केस ऑफ प्राइवेट क्लाउड या तो फॉर्मल SLA होगा ही नहीं, या होगा तो काफी वीक होगा, बिकॉज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो सब एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंसी रहने वाला है. देखो थियोरेटिकली ये वीक है, रियल लाइफ में अगर आप मुझे पूछोगे तो एक्चुअली में अग्रीमेंट नहीं होगा, बट सर्विस अपने आप ही अच्छा रहेगा बिकॉज ये सेंट्रली कंट्रोल्ड है. टॉप लेवल मैनेजमेंट इमीडिएट एक्शन ले सकता है. आपको ये नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे भी इतना लिखना कि हाँ वीक SLA रहेंगे इन केस ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड. तो कहना ऐसे एडवांटेज सिंपल है, सिक्योरिटी, स्मॉल एंड कंट्रोल मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सर आपके लिए ओवरऑल एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, लो कॉस्ट सर्विस वगैरह यूज कर सकते हो, वॉल्यूम पे गेम खेल सकते हो, क्योंकि आपके पास ही पूरा खुद का प्राइवेट क्लाउड है. ऑब्वियसली इट विल बी एन एक्सपेंसिव पार्ट, तो बजट विल बिकम अ बिगेस्ट पॉसिबल कंस्ट्रेंट. एंड दूसरा चीज अगर आप मुझे पूछोगे दैट ओवरऑल प्राइवेट क्लाउड को डेवलप करना, मैनेज करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी रिसोर्स कंज्यूमिंग. तो ये से लिमिटेशन रहने वाला है. अलॉन्ग विद दैट वीक SLA भी एक लिमिटेशन है, दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन. तो काम करो शांति से, प्राइवेट क्लाउड को आराम से पढ़ो, रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट पब्लिक क्लाउड है.
डन। लेट्स गो टू पब्लिक क्लाउड। बहुत सिंपल है, देखो कैन आई से पब्लिक क्लाउड इज समथिंग नॉर्मली जो हम जीमेल यूज कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली पब्लिक क्लाउड है। जो मैं एप्पल का लो अपन आई क्लाउड में स्पेस जो परचेज करते हैं वो भी पब्लिक क्लाउड है। कैन आई से इट इज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजनड फॉर open use of general public. It may be owned, managed and operated by a business, or it can be an organization or a combination of both. They are also called as provider cloud. Sir, एडवांटेज क्या रहने वाला है? हाईली स्केलेबल है, मतलब आप अपने नीड के हिसाब से इमीडिएटली आई नीड मोर स्पेस, आई कैन जस्ट गो एंड बाय मोर स्पेस ऑन जीमेल। इट्स सिंपल। अफोर्डेबल, क्योंकि आपको खुद से पूरा कुछ परचेज ही नहीं करने का है, तो आपका ओवरऑल पे एज पर यूसेज है, तो आपका कॉस्ट काफी कम रहेगा। सिक्योरिटी विल बी लेस बिकॉज आपके पास कंट्रोल कम रहेगा, डेटा का एक्सेस थर्ड पार्टी के पास रहेगा जिसने ये क्लाउड सर्विस आपको दिया है। हाई लेवलेबल मतलब इजीली एक्सेसिबल रहने वाला है। एंड कैन आई से स्ट्रिंजेंट एसएलएस। नाउ सिंस देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड हु इज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड आई एम अ सर्विस रिसीवर, वी आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टू डिफरेंट पार्टीज। तो कैन आई से हमारे पास स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट्स रहेंगे दोनों के बीच में, दैट आई विल डेफिनेटली हैव अ साइंड अग्रीमेंट विद द गूगल, यू नो इट कैन बी इन ऑफिशियल टेक्निकल अग्रीमेंट in terms of your soft copy, but the objective here is there will be stringent SLAs because सर्विस प्रोवाइडर को इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्विस रिसीवर को तकलीफ हुआ तो वो इमीडिएटली रेपुटेशन खराब हो जाएगा मार्केट में। तो एडवांटेज क्या है? वाइडली यूज्ड, हाईली स्केलेबल, नो नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट SLAs आर देयर एंड देयर इज नो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर। कितने भी नंबर ऑफ यूजर आप अपने एम्प्लॉइज को लगा सकते हो। लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी विल बी द बिगेस्ट कंसर्न। प्राइवेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट पब्लिक। ठीक है, आराम से पढ़ लेना बाद में। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे, सर तो पहले प्राइवेट से शुरू होता है फिर पब्लिक में जाते हो, या पहले पब्लिक से प्राइवेट? इट कैन बी एनीथिंग। थियरेटिकली वो बोल रहे हैं पहले नॉर्मली इसके हिसाब से पहले प्राइवेट क्लाउड, फिर आपको बहुत एक्सपेंशन की जरूरत है इसलिए पब्लिक क्लाउड में चले गए। इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, पहले आपने पब्लिक क्लाउड से शुरुआत किया, कंपनी स्ट्रॉन्ग बना, पैसा कमाया, अब प्राइवेट क्लाउड चाहता है खुद का, सो इट इज पॉसिबल, बट it can be any way around according to me. देखो, this is a combination of both, that means at least one private as well as one public. देखो, the usual method is to have private cloud initially and then for additional resources public cloud is used. चलो, characteristics क्या है? scalable है ये भी, secure, क्योंकि जो प्राइवेट क्लाउड वाला पार्ट है वो 100% सिक्योर्ड है, तो कहना इसे पार्शियली सिक्योर बोल सकते हो। SLA जिन्होंने स्ट्रिंजेंट बोल दिए हैं क्योंकि कंपटीशन बना रहेगा, पब्लिक वाले की वजह से प्राइवेट वाले को भी लगेगा हमको बेटर काम करने का, बोलने के लिए बोल दिया थियरेटिकली। ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। हाईली स्केलेबल हो गया। सिक्योरिटी लिमिटेशन, ऑब्वियसली सिक्योरिटी विल नॉट बी दैट ग्रेट एज यू विल हैव अंडर अ प्राइवेट क्लाउड, तो लिखने के लिए कुछ नेगेटिव लिख दिया है। कम्युनिटी क्लाउड, व्हेन लेट्स से certain organizations which are very close by, rather than having their own private clouds, they have private cloud for the entire community. This can be called as community cloud. Now इसमें थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, थोड़ा सिक्योरिटी भी एनहांस हो जाता है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। सी, cloud infrastructure that is provision for exclusive use by a specific community of customers from an organization. They have shared concerns. Can I say collaborative and distributed maintenance, तो ओवरऑल कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। पार्शली सिक्योर, क्योंकि पूरा सिक्योर नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपको खुद से पूरा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैन आई से लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, कोलैबोरेटिव वर्क, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर सिक्योरिटी, बट रिमेंबर पूरा ऑटोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं रहेगा, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, दे विल नॉट बी दैट ग्रेट एज वी विल हैव इन केस ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड, ऑब्वियसली बिकॉज कॉस्ट भी आप कम बेयर कर रहे हो। तो ये ओवरऑल 4 मॉडल है जो आपको आने चाहिए, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। डू यू गेट माय पॉइंट? एक बार चारों को वापस से पढ़ लो, ये चारों इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक अच्छा 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और दे कैन आस्क यू ऑल 4 फॉर अ 6 मार्क क्वेश्चन आल्सो। Very, very simple according to me. If they ask you this is like a throwaway marks. And बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा।
डन। लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। ये तो मैंने तुमको बहुत पढ़ा है यार, बहुत ज्यादा याद है, IaaS, PaaS, SaaS। सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का मतलब क्या है, जो मेरे एंड यूजर्स है ना, उनको ये जो शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज है उनका एक्सेस मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बहुत बारी एग्जांपल दिया है, क्लास प्रो जो हम लोग यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग ऑल एडमिशंस, सेंडिंग यू मैसेजेस एंड ऑल, कैन आई से, वो हमारे लिए क्या है, डायरेक्टली पूरा रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जिसको मैं कंज्यूम करता हूं पूरा का पूरा। मतलब मेरे को कुछ नहीं करने का है, मेरे को ना उसके लिए अपना डैशबोर्ड बनाना है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई जस्ट टोल्ड देम दैट मेरे को एक लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड चाहिए, मेरे उसके लिए 5 यूजर रहने वाले हैं, सीधा मेरे को कंज्यूम करने का है। इट्स अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर व्हिच आई कैन जस्ट कंज्यूम, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट। दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इट्स अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर फॉर यू, ठीक है। दूसरा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब ये तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रॉपर आईटी प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है जहां पर तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन को खुद डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पर क्या था, मैं एप्लीकेशन डिजाइन भी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं या यूज कर रहा हूं। नो डिजाइनिंग, नो डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड। यहां पर मैं अपना जो एप्लीकेशन है अपने हिसाब से डिजाइन एंड डिप्लॉय करता हूं, बट उसके अलावा कुछ और नहीं करता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी wix.com, अगर मैं चाहूं तो उसका जो wix.com में भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। wix.com में लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए वेबसाइट्स के, समझ रहे हो, उन टेम्पलेट को पिक करके मैं अपने हिसाब से डिजाइनिंग चेंज कर रहा हूं, नाम चेंज कर रहा हूं, डिटेल्स। सो बेसिकली इट्स लाइक मोर लाइक अ व्हाइट पेपर वेबसाइट व्हिच आई एम क्रिएटिंग फॉर माय सेल्फ। एवरीथिंग एल्स इज गिवन बाय विक्स। मतलब मेरे को ना डेटाबेस अलग से कंज्यूम करने का है, ना अलग से नेटवर्क कैपेबिलिटी चाहिए, ना कोई अलग से ओएस चाहिए, ना वेब ब्राउज़र, कुछ नहीं चाहिए। It will get all interlinked. I just need to design my website and use it as per my convenience. Can I say? यहां पर वेबसाइट में खुद बना रहा हूं, मतलब मैं एप्लीकेशन खुद का खुद क्रिएट कर रहा हूं। सो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग तुम्हारे पास में। यहां पर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या था, डायरेक्टली रेडीमेड सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली कंज्यूम करना है, डिजाइन भी नहीं करना है। इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एप्लीकेशन खुद डिजाइन करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ना थोड़ा सा और नीचे है, मतलब यहां पर तुमको ना नेटवर्किंग कैपेबिलिटी मिल जाएगा, पर तुमको लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को कोडिंग करना है पूरा का पूरा, तो देयर आर सर्टेन एंटिटीज, विंडोज का है, अमेजॉन का है, जो मुझे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। हाँ, ये मैं कोडिंग खुद करूंगा, मैं पूरा पूरा अपना ऐप खुद बनाऊंगा, वेबसाइट अपना खुद बनाऊंगा, उसके अंदर उसका यूटिलिटी फॉर iOS क्या रहेगा, एंड्रॉइड कैसे रहेगा, वो सब मैं डिजाइन करने वाला हूं। दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब कोडिंग पार्ट से शुरुआत करूंगा, नॉट डायरेक्टली द डिजाइनिंग पार्ट। प्लेटफॉर्म में सिर्फ डिजाइनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करने का, लॉग इन, कंज्यूम डायरेक्टली। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये तीनों में कोर डिफरेंस रहने वाला है। मैंने आपको बार बार इसके मल्टीपल पिक्चर्स भी शेयर किए हैं कि अलग अलग टर्मिनोलॉजी के थ्रू कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो पहला वाला पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देखो एट अ हार्डवेयर लेवल सर्विस, ये आपको प्रोवाइड करेगा ऑल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, पावर चाहिए, मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, नेटवर्क चाहिए, फॉर ऑल क्लाउड यूजर्स टू रन देयर एप्लीकेशंस ऑन डिमांड। आप आसानी से डेवलप करके उसको आराम से रन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो वेब एक्सेस टू रिसोर्सेस, ऑब्वियसली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली ऑनलाइन आपको एक्सेस मिल जाएगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रहेगा, ऑब्वियसली आप चाहोगे उस हिसाब से डायनेमिकली स्केल अप कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट को। ये शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू डोंट हैव टू ओन इट, एंड कैन आई से आप पे करोगे एज योर यूसेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीटर्ड सर्विसेज। फिर इसने एग्जांपल दिए हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें नेटवर्क वाला पार्ट अलग से आएगा, डेटा वाला पार्ट अलग से आ सकता है, स्टोरेज वाला पार्ट अलग से आ सकता है, बैकएंड वाला पार्ट अलग से आ सकता है, डेस्कटॉप शेयरिंग सर्विस अलग से मिल सकता है। ये सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। IaaS क्या है, PaaS क्या है, SaaS क्या है, इनका मतलब आना चाहिए, इनका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब देखो प्लेटफॉर्म में इंपॉर्टेंट देखो, where the user, so it provides users the ability, mark the word, to develop and deploy। तो यहां पे एप्लीकेशन खुद डेवलप और डिप्लॉय करना पड़ेगा, डायरेक्टली कंजम्पशन नहीं होने वाला है। देखो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बट खुद से डिजाइन एंड डेवलप एंड डिप्लॉय करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सबसे आसान क्या है, सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं करने का। देखो इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एंड यूजर्स टू डायरेक्टली एक्सेस एन एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन बना है, उसको डायरेक्टली आप इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम करने वाले हो। सो इट्स अ डायरेक्ट कंजम्पशन हियर। यहां पर आपको एप्लीकेशन को डेवलप एंड डिप्लॉय करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे, यहां पर तुम ओएस भी खुद से डिजाइन करोगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद से पिक करोगे, कोडिंग खुद से करोगे, अब बीच में फ्रीवेयर क्या रहेगा वो तुम डिसाइड करने वाले हो। मतलब यहां पर तुम्हारे पास ज्यादा फ्रीडम रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिजाइन।
इन केस ऑफ पीडब्ल्यूएस डिजाइन के टर्म्स में फ्रीडम है, बट बाकी सारी चीजें कम फ्रीडम रहने वाली है। और सैस में तो भैया जो रेडीमेड प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करने का, आपको बाकी माथाफोड़ी चाहिए ही नहीं। दैट्स द ओवरऑल डिफरेंशिएटिंग पार्ट बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, platform as a service and software. And I'll tell you guys, majority of the companies provides you all three models. वो तीन ऑप्शन देता है आपको। अदर IaaS PaaS तो बहुत कॉमन है, ये आपको गूगल भी देगा, Amazon भी देगा, Amazon वेब सर्विसेज हो गया, गूगल विंडोज एज्योर हो गया, गूगल इंजन हो गया, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। बट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नॉर्मली ऐसी कंपनीज होती है जिन्होंने रेडीमेड सॉफ्टवेयर बना लिया पूरा का पूरा, बस आपको सीधा कंज्यूम करने का, डायरेक्टली लॉग इन करने का, यूज करने का, बात खत्म। लाइक अगर आप मुझे पूछोगे लिंक्डइन वगैरह सब कुछ आपके सैस के अंदर आते हैं, आपको कुछ नहीं बनना, कुछ आपको डिजाइन नहीं करना पड़ता है, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने का, कंज्यूम करने का, यूज करने का है। क्लास प्रो जो हम यूज करते हैं वो ये रहने वाला है, क्विक बुक्स जो आप यूज करोगे वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रहेगा। सैस काफी कॉमन है, ओरिजिनली IaaS से शुरुआत हुआ था, पैस आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं जिनको डिजाइनिंग अपने हिसाब से करना है। सैस ऐसा है तुम डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, दैट्स द ब्रॉडर लेवल डिफरेंस। ये जो अंदर के एग्जांपल जो उन्होंने दिए हुए मतलब सिक्योरिटी एज अ सर्विस, आइडेंटिटी, इनको आप एक बार रीड कर सकते हो। आई विल नॉट से दैट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो एग्जाम में पहले आपको पूछेगा तो IaaS PaaS SaaS पूछेगा, इनमें से किसी के ऊपर भली MCQ जरूर बन सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज ये डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे ना, पढ़ते ही आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा, बिकॉज वो कनेक्टेड वर्ड है। कहीं ना कहीं ईमेल बढ़ाई जाएगा, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगा, देखो टेस्टिंग वर्ड आ जाएगा, वेब सर्विसेज का फंक्शनलिटी आ जाएगा, ईमेलिंग वर्ड आ जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली ये कौन सा वाला ऑप्शन रहने वाला है। तो चूजिंग एन MCQ विल नॉट बी अ चैलेंज इवन इफ यू रीड दिस वंस। That's it. That's the end of cloud computing for you. I would request all of you to read IaaS, PaaS, SaaS once again. Yes, Infosys, TCS, they all have their core banking solutions which you can directly consume. सबके पास सब ऑप्शन रहते हैं, मतलब they customize it as per the requirement now. चलो कम टू अदर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। सिंपल सा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, दैट मीन्स बेसिकली अलाउिंग योर एम्प्लॉइज टू गेट देयर ओन पर्सनल डिवाइसेस। एडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉइज खुश, IT कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, IT सपोर्ट कॉस्ट तो और भी खत्म हो जाएगा, नया टेक्नोलॉजी लोग आसानी से अडॉप्ट करना चाहेंगे, एंड एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा इफ दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइसेस। सिंपल चीज है, पर थ्रेड्स क्या क्या है ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। पहला चीज नेटवर्क रिस्क, क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस
आपके एंटिटी के नेटवर्क को यूज करेंगे, आपको प्रॉब्लम ये है डिवाइस का विजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये डिवाइस जो एग्जिस्ट कर रहा है नेटवर्क के अंदर ये कौन से एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। दिस कैन बी अ बिग चैलेंज। बट अगर आप प्रॉपर्ली पॉलिसी बनाओ कि यार अपने रेस्पेक्टिव पर्सनल डिवाइसेस को भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, डॉलर वगैरह यूज करता है आज की तारीख के अंदर, बट यू हैव टू टेल देम दैट ओके दिस इज गोइंग टू बी माय डिवाइस, दे से इट्स वेरी वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू सिंक टू द नेटवर्क, यू हैव टू प्रोवाइड योर डिवाइस का ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। डिवाइस रिस्क मतलब अब इंडिविजुअली आप अपना फोन खो दो, इट्स ओके, आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो, बट व्हेन यू लूज अ डिवाइस व्हिच बिलोंग्स टू अ कंपनी, सो लेट्स से आप अपना खुद का डिवाइस ही कंपनी के लिए यूज कर रहे हो एंड यू लूज डेटा, दैट कैन बी अ ह्यूज रिस्क फॉर द कंपनी। सी, लॉस ऑफ डिवाइस कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मे नॉट बी दैट डिफिकल्ट फ्रॉम अ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, एप्लीकेशन रिस्क, क्योंकि आपका पर्सनल डिवाइस ही आप यूज कर रहे हो तो मे बी देयर कैन बी योर पर्सनल डिवाइसेस कैन बी प्रोन टू लॉट ऑफ malwares और थर्ड पार्टी अटैक्स, और शायद उसका इंपैक्ट आपके एग्जिस्टिंग एंटिटी के नेटवर्क्स के ऊपर आ सकता है। तो देखो कौन डिवाइसेस सिक्योरिटी के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये प्रूव करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर ना वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड लास्ट वन इज इंप्लीमेंटेशन रिस्क। ये पॉलिसी थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में काफी तकलीफ आती है, बिकॉज देयर विल बी जेलसी फैक्टर, कंपैरिजन बायसनेस विल कम इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑल। बट आई टेल यू व्हाट, एट अ ब्रॉडर लेवल इफ यू लुक एट इट in really bigger organizations, this is normally becoming an acceptable norm now, because every individual employee also likes to have access of their own devices and that can be very well used. So yes, ये risk है, ये threats है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, but at the same time इतना मुश्किल भी नहीं है अप्लाई करना, बहुत सारी कंपनीज उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करती है आराम से। तो आप पढ़ लो फटाफट से एक बार। नेटवर्क रिस्क, नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेस को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, डिवाइस खुद खो सकता है, वो डिवाइस रिस्क है, या डिवाइस के अंदर वायरस या कोई थर्ड पार्टी इंट्रूजन्स हो सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन वायरसेस एंड मैलवेयर्स। फिर इंप्लीमेंटेशन रिस्क, स्ट्रिंजेंटली BYOD पॉलिसी को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी दैट इजी आइडियली, इसने इस पर्सपेक्टिव से लिखा है रिस्क को। ये चारों चीजें ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, एक बार आप रीड कर सकते हो जो आपको टाइम मिलता है, ठीक है। वेब 3.0 बहुत बेसिक है, आई थिंक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ब्रॉडर पार्ट है, मैंने आपको बताया भी था 3.0 का नेक्स्ट वर्जन 4.0 भी आ चुका है, दैट्स नथिंग बट मशीन लर्निंग फॉर यू। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एवरीथिंग अराउंड यू, गूगल, एलेक्सा, आप जो एड्स देखते रहते हो सब वही है। IoT क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या है, जो एप्लीकेशन एरियाज है ना, ये वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, डस्टबिन यूज करते हैं, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ गया है। IoT क्या होता है एंड एप्लीकेशन एरियाज क्या है, दिख रहा है, ऑल होम अप्लायंसेज, ऑफिस मशीन्स, स्वच्छ भारत मिशन के लिए डस्टबिन जा सकते हैं, स्मार्ट सिटी एग्जाम्पल से बेसिकली, कनेक्टेड कार एंड ऑल आपको मालूम ही है। रिस्क को मैक्रो इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से क्वेश्चन आया भी ना इस पूरे एरिया में तो यही आ सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रिस्क है, सबसे पहले थिंक फ्रॉम अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी डेटा को इतना स्टोर करना पड़ेगा, इतना एनालिसिस करना पड़ेगा और डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगा, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, फ्रॉम द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उसका जो प्राइवेसी है, दैट मीन्स जो सम प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी थ्रेट के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट, उसका जो खुद का प्राइवेसी ऑटोनॉमी जो कंट्रोल है वो कम होते जाएगा। आई थिंक मैंने तुमको इसके लिए एक TEDx भी दिखाया था, एक जस्ट टू टेल यू दैट हाउ एलेक्सा your all these IoTs are directly indirectly impacting your day to day life। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एप्पल ने बहुत सालों से किया है, इंटेंशनली वो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को और ऑब्सोलीट करते जाएंगे ताकि आप नया से नया परचेस करते जाओ आसानी से। टेक्नोलॉजी रिस्क सबसे बड़ा, सर बिकॉज देयर इज सो मच लैक ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, कोई भी कुछ भी क्रिएट करने के बारे में दिमाग लगाएगा, एंड देयर विल बी डिफरेंसेस इन सॉफ्टवेयर। सो फॉर एग्जांपल, जो हार्डवेयर बनाने वाला कंपनी है और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला एंटिटी है वो अलग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बिगेस्ट चैलेंज विल बी द कंपैटिबिलिटी। लाइक देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस व्हिच आर स्टिल नॉट कंपैटिबल on multiple devices, that compatibility issue will remain forever, and because of IoT that will become even more difficult for a lot of third party people। एंड सर एनवायरमेंटल रिस्क तो पूछे ही मत, बिकॉज ऑफ मोर IoT हैजार्डियस मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा और एनवायरमेंटल का जो इंपैक्ट है वो तो लेट्स नॉट इवन गेट देयर। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एक्चुअली में दोनों सेम है, मशीन लर्निंग एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? डेफिनेशन देखो, द एबिलिटी टू यूज व्हाट्सएप, memory, knowledge, experience, understanding, judgment to do what? To solve problems and adapt to new situations automatically. This is called as artificial intelligence. You'll be shocked on YouTube if you go and probably type most shocking artificial intelligence lab testing, enter. They'll show you some videos which are so scary that you'll feel that these are like
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड ऑल, बट यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑन देयर ओन यस अच्छा है, बट एट द सेम टाइम बहुत रिस्की भी है. एग्जाम्पल देखो, ऑटोनोमस व्हीकल्स दे स्टिल ट्राइंग, मेडिकल डायग्नोसिस आई टोल्ड यू अबाउट IBM वाटसन, पोइट्री बनाने के लिए, मैथमेटिकल थियरम्स के लिए बायजूस भी ट्राई कर रहे हैं, प्लेइंग गेम्स, सर्च इंजिन्स. रिस्क क्या है? दे रिलाई हेविली ऑन डेटा, दे कैरी सिक्योरिटी थ्रेट, याद है क्या? किल बटन, अपना चिट्ठी. देन लॉन्ग टर्म दे मे किल ह्यूमन स्किल्स, मतलब इंसान सोचना बंद कर देगा बिकॉज रोबोट इतना सोचना शुरू कर देगा. सेम यही चीज मशीन लर्निंग के अंदर आएगा, बस मशीन लर्निंग का मतलब है दैट एक ऐसा स्किल सेट है मशीन के अंदर, वो खुद अपने आप से चीजों को सीख सकता है. मैंने IBM वाटसन के टाइम में आपको बताया था ये चीज. तो मशीन लर्निंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली, इसीलिए एप्लीकेशन वगैरह सब सेम रहने वाले. तो देखो, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन फिर भी आपको आना चाहिए. समझ रहे हो मेरा बात? ये एप्लीकेशन एरियाज उनको पूछना बहुत पसंद है. एग्जांपल्स बेसिकली कहां भी यूज कर सकते हो, दैट कैन स्टिल बी आस्क्ड. बाकी इस पार्ट में मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं, बिकॉज BYOD और IoT दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं एंड May 19 और November 19 में आए, तो आई डोंट थिंक कि आपने ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए. अब जो लास्ट पार्ट है वो तो और टाइम पास है. आओ जरा लास्ट पार्ट पे, गाइडलाइंस एंड लॉस ऑफ ई कॉमर्स. मतलब नॉर्मली ई कॉमर्स में अगर आप काम करें तो क्या क्या गाइडलाइंस दिमाग में? ऑब्वियसली गाइडलाइंस रिगार्डिंग बिलिंग, ठीक है, डिलीवरी, शिपिंग, प्रोडक्ट वारंटी, ये सब गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाने चाहिए और एज अ एंटिटी आपने भी बनाने चाहिए खुद के. रिटर्न्स, पेमेंट और ये सारे पॉलिसीज आपके वेबसाइट पे एग्जिस्ट करने चाहिए. उसके अलावा सारे अलग अलग लॉस के एग्जाम्पल दे दिए, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, सब एग्जाम्पल दिए हैं. सिर्फ कुछ भी इनके बारे में डिटेल में नहीं दिखा हुआ है, तो आपको कुछ पढ़ने का जरूरत भी नहीं है. सिर्फ पता होना चाहिए दैट यस देयर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, RBI एग्जिस्ट करता है, एंड यू नो दे आर द रेगुलेटरी बॉडीज और यू कैन से लॉ मेकिंग बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन जिसने रेस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे. सो यू नो द लास्ट पार्ट इज जस्ट अ टाइम पास, यू कैन जस्ट स्पेंड 5 minutes एंड फिनिश इट ऑफ. दैट वाज चैप्टर नंबर 4. देखो बेटा, चैप्टर 5 के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुमने फोकस करना चाहिए, तुमको मार्क करा देता हूं, उतनी चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना फ्रॉम लास्ट डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि कोर बैंकिंग सिस्टम में ना अगर आप मुझे पूछोगे पार्ट A इज यूजलेस, इट विल जस्ट टॉक्स अबाउट बेसिक्स कि भाई बैंकिंग कंपनी क्या होती है. पार्ट B इज इंपॉर्टेंट, रिस्क कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, मतलब या तो कासा प्रोसेस क्या होता है, लोन का प्रोसेस वगैरह क्या होता है, एडवांसेस का प्रोसेस क्या है, सो ठीक है. बट आखिरी वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग सिस्टम डेटा एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है. यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, हालांकि उसमें ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी मैं बोलूंगा मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट आपने पढ़ना चाहिए. सो लेट मी गिव यू इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे क्वेश्चन आ सकता है. पार्ट A में ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है वो. पार्ट B में आ जाओ डायरेक्टली, इंट्रोडक्शन टू CBS. इसमें काम करो, सबसे पहले पेज नंबर 5.13 पे आओ. कैन यू सी कोर फीचर्स ऑफ CBS, उसको मार्क करना. 5.13 कोर फीचर्स ऑफ CBS इंपॉर्टेंट है. देन व्हेन यू कम टू कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ CBS, वो छोड़ सकते हो आप. CBS IT एनवायरमेंट, हाँ, इसमें ना एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर क्या होता है, बाकी ठीक है टाइम पास. फंक्शनल आर्किटेक्चर सेम है पूरा. इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, पूरा लॉगिन से स्टार्ट से लेकर एंड तक बताएगा कैसे इंटरनेट बैंकिंग काम करता है. बहुत सिंपल सा पार्ट है, पढ़ सकते हो एक बार. इट्स कैन बी 4 मार्क क्वेश्चन. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ठीक है. हाँ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एक बैंकिंग कंपनी को कोर बैंकिंग सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस कैन बी सिंपल है. पहले प्लान करोगे, व्हाई डू यू नीड अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, फिर ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो प्लान अप्रूवल आ गया. फिर कोर बैंकिंग सोल्यूशन खुद से डिजाइन करोगे या थर्ड पार्टी से एक्वायर करोगे, उसका सिलेक्शन आएगा. ठीक है, थर्ड पार्टी से डेवलप करवाने का तो डिजाइन वगैरह बना के देना पड़ेगा आपको, फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. बहुत जनरल लैंग्वेज लिखा हुआ है. एंड सर सब कुछ होने के बाद में मेंटेनेंस सपोर्ट आने वाला है और उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. बेसिक से स्टेप्स है. नॉर्मली कोई भी अगर एक बैंकिंग कंपनी नया कोर बैंकिंग सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहता है तो क्या क्या स्टेप्स उसको दिमाग में रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. दिस कैन बी अ 6 मार्क क्वेश्चन, ये डेफिनेटली, क्योंकि बेटा बैंकिंग, ये जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन चैप्टर है उसमें बहुत कम चीजें हैं जेन्युइनली प्रॉपरली 6 मार्क के लिए पूछने के लिए. एंड यहां पर एक 4 मार्क का क्वेश्चन ही मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट करता हूं. फिर भी दिस कैन बी अ 6 मार्क क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है. इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन एग्जाम में पता है कैसे पूछेगा. यू आर अ chairman या मैनेजर या सीनियर मैनेजर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, यू वांट टू इंप्लीमेंट अ न्यू कोर बैंकिंग सोल्यूशन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दैट. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन.
फिर कोर बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट रिस्क कंट्रोल, ये प्रोसेस वगैरह देख सकते हो आप एक बार, कासा प्रोसेस क्या होता है एंड ऑल, रिस्क कंट्रोल वगैरह सब इग्नोर करने का, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रोसेस देख लेने का, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी का प्रोसेस क्या है, जस्ट रीड द प्रोसेस वंस, इग्नोर रिस्क कंट्रोल, प्रोसेस एक बार पढ़ लेना, बिकॉज अगर गलती से एमसीक्यू में आया तो तू आंसर दे पाए। देन कम टू रिस्क एंड कंट्रोल इन कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये तो और भी सिंपल है, सारे जनरल रिस्क लिखे हुए हैं, ये सारे रिस्क तुमको मैंने पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, याद है अमेंडमेंट के फॉर्म में पढ़ाया था, ठीक है। कंट्रोल की तुम बात करोगे तो बहुत ही जनरल पार्ट है, कम हियर, जनरल कंट्रोल्स इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल्स इन बैंक, आईटी कंट्रोल्स को पढ़ लेना एक बार, पर ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है तो मेरे को चांसेस थोड़े कम लगते हैं। जनरल कंट्रोल तो बहुत ही सिंपल है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है बैंक के अंदर पूरा। उसके बाद इग्नोर, सीधा आओ आखिरी पार्ट, और रिपोर्टिंग सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स, इसमें बेसिल 3 यूजलेस है, मनी लॉन्ड्रिंग आना चाहिए, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तीनों याद है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, तीनों स्टेप्स आने चाहिए, तीनों पे क्वेश्चन आया है भी ऑलरेडी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी एक बार पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ये सब टाइम पास है, साइबर क्राइम का डेफिनेशन फिर भी चलो आना चाहिए एक बार, साइबर क्राइम का डेफिनेशन आप देख सकते हो, बैंक रेगुलेशन जाने दो, आरबीआई रेगुलेशन ऑलरेडी पूछ चुके हैं, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। हाँ, पीएमएलए रिलेटेड कुछ प्रोविजंस नए ऐड किए हैं आपके टॉपिक के अंदर, मैंने आपको सब डिटेल में पढ़ाया है, आई टोल्ड यू आल्सो, ये भी इनकम्प्लीट है अपने आपके अंदर, इसको एक बार आप देख सकते हो, पनिशमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स कितने साल तक मेंटेन करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया, पनिशमेंट क्या हो गया, ये आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं इसलिए बस, और कोई नहीं है। उसके अलावा हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के अंदर मैं बोलूंगा आपको सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, एसपीडीआई क्या होता है वो आना चाहिए, मार्क दिस, इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, एसपीडीआई क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, दिस यू शुड नो, दिस यू शुड नो। देन प्राइवेसी पॉलिसी फ्रॉम ए बैंकिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास में इतने ह्यूज कस्टमर्स का डेटा रहने वाला है, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा, कस्टमर्स को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, अगेन एसपीडीआई के कुछ पार्ट निकाल के डाल दिए, तो प्राइवेसी पॉलिसी क्यों होना चाहिए, कैसे आपको एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, ये वाला पार्ट यू शुड नो प्रॉब्ली थियरेटिकली वंस। बाकी चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, एक बार रीड करके उड़ा सकते हो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फोकस भी अगर करते जाओगे ना अभी से, बार बार जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को बार बार रिवाइज करते रहोगे, यू विल बी इन अ फार मोर कंफर्टेबल पोजीशन। एंड आई थिंक तुमने इतना पढ़ा है उसको यार, अगर तुमने सारे लेक्चर अटेंड किया ना तो मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ा है, ऑल 5 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑल 8 चैप्टर्स। EISSM में पहला अप्रोच यही होना चाहिए, फिनिश फर्स्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 1 day बिफोर द एग्जाम ऑल्सो, लाइक the day you finish your audit paper and come back, first thing first, you should try to finish all 5-6 important chapters of strategic management. Next day morning probably spend 2 hours more on strategic management and then start with EIS. और EIS में शुरुआत सिंपल लॉजिक, चैप्टर 1 खत्म किया, 2 खत्म किया, मैं हमेशा बोलता हूँ चैप्टर 4 पे जाओ, फिर तुम 3 और 5 को कुछ भी पिक कर लो, और जो इंपॉर्टेंट मार्क करा है ना अभी, जो तुम खुद के रिविजन के टाइम में मार्क कर रहे हो, उनको ही डिटेल में पढ़ो, and if there is a time beyond that then only spend time on the remaining part, otherwise उतना ही करके आपने एग्जाम में जाना चाहिए। अभी जब आप मेहनत कर रहे हो ना वही आपको एक्चुअली वहां पे हेल्प करने वाला है। यस, हेडिंग्स याद करना लास्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर उसके लिए अभी से मेहनत करना कि इधर मेरे को इतना हेडिंग याद करना है, इधर मेरे को 3 चीज याद रखनी है, अगर तुमने अभी से मार्क करके रखा तो लास्ट डे तुम्हारे लिए ईजी होगा। बात समझ में आया क्या? यस और नो? देखो बेटा, बाकी तो थियरी में जितना पढ़ा होना कम लगता है, कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हो मेरा बात, बट आई थिंक आई हैव रीच्ड अ सैचुरेशन लेवल कि हमने बहुत ज़्यादा EISSM पढ़ लिया है, अब हम EISSM पे परमानेंट ब्रेक लेंगे, आप मेहनत करो, पढ़ो आराम से। फॉर ऑडिट आई डेफिनेटली टेक 1 more लेक्चर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आपका ऑडिट से लिंक खत्म हो गया होगा मेरे को लगता है, सो आई वुड वांट टू रिविजिट दैट, आई वुड वांट टू हेल्प यू आउट कि आपने एक्जैक्टली कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, एंड मे बी कुछ 1-2 चीज़ें जो मुझे लगता है वापस से रिविजिट करनी चाहिए वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। And I'll definitely plan one session. It will be just hardly 1.5 or 2 hour session for auditing. That will be the last session. ठीक है? ठीक है? चलो गुड, अभी आराम से पढ़ाई करो, चिल करो. That's it for today. Thank you guys. And yeah, sorry for the delay today. I was stuck with something in the middle. That is why थोड़ा 3-4 मिनट डिले हो गया. ठीक है? Thank you guys.